आज जब हम आसमान की ओर देखते हैं तो हमें कई तरह के पक्षी उड़ते हुए दिखाई देते हैं। इनमें से कुछ जैसे कि इंडियन कोंडोर या भटकने वाला अल्बाट्रॉस बहुत बड़े होते हैं। उनके पंख जब पूरी तरह फैलते हैं तो वे एक छोटे कमरे जितने चौड़े हो सकते हैं। ये पक्षी सचमुच आसमान के राजा हैं, जो हवा की धाराओं पर सवार होकर मीलों का सफर तय करते हैं। उनकी उड़ान देखना एक अद्भुत अनुभव है, जो हमें प्रकृति की शक्ति और सुंदरता का एहसास कराता है। वे अपने विशाल पंखों का उपयोग करके हवा में बिना ज्यादा मेहनत किए तैरते रहते हैं और यह दृश्य हमें हमेशा हैरान करता है कि जीवन ने उड़ने की कला में कितनी महारत हासिल कर ली है। लेकिन इन बड़े पक्षियों की भी अपनी एक सीमा होती है। प्रकृति के नियमों के अनुसार एक पक्षी जितना भारी होता है, उसके लिए उड़ना उतना ही मुश्किल हो जाता है। अगर एक पक्षी का वजन एक निश्चित सीमा से ज्यादा हो जाए तो उसके पंख उसे हवा में उठाने के लिए जरूरी ताकत पैदा नहीं कर पाते। इसीलिए आज दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग उड़ नहीं सकता। उसका शरीर बहुत भारी है और उसके पंख बहुत छोटे हैं, जो उसे जमीन से ऊपर उठाने में असमर्थ हैं। ये एक तरह का समझौता है जो प्रकृति करती है, आकार और उड़ान के बीच एक संतुलन। यह हमें बताता है कि भौतिकी के नियम जानवरों के विकास पर भी लागू होते हैं। कल्पना कीजिए कि अगर शुतुरमुर्ग जैसा कोई भारी पक्षी उड़ने की कोशिश करे, उसे जमीन से ऊपर उठने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा और पंखों की जबरदस्त ताकत की जरूरत होगी। उसके पंखों को न केवल उसके भारी शरीर का वजन उठाना होगा, बल्कि हवा के प्रतिरोध को भी पार करना होगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि एक निश्चित आकार के बाद उड़ान शारीरिक रूप से असंभव हो जाती है। इसीलिए आज हमें आसमान में शुतुरमुर्ग या एमू जैसे विशाल पक्षी उड़ते हुए नहीं दिखते। वे जमीन पर रहने के लिए विकसित हुए हैं, जहां उनका बड़ा आकार उन्हें शिकारियों से बचाने में मदद करता है। यह प्रकृति के संतुलन का एक बेहतरीन उदाहरण है। यह सीमा हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल की ओर ले जाती है। अगर आज के सबसे बड़े पक्षी भी एक निश्चित वजन के बाद उड़ नहीं सकते, तो क्या इतिहास में कभी कोई ऐसा जीव था जो इन सबसे कहीं ज्यादा बड़ा था और फिर भी आसमान में उड़ सकता था? क्या प्रकृति ने कभी भौतिकी के इन नियमों को चुनौती दी थी? इसका जवाब हाँ है, और यह हमें लाखों साल पहले के एक ऐसे समय में ले जाता है जब धरती पर ऐसे जीव रहते थे जिनकी हम आज कल्पना भी नहीं कर सकते। एक ऐसा जीव जो आज के किसी भी उड़ने वाले पक्षी से कहीं ज्यादा विशाल था, और फिर भी वह आसमान का राजा था। लाखों साल पहले जब डायनासोर धरती पर घूमते थे, आसमान पर एक अलग ही तरह के जीव का राज था। यह कोई पक्षी नहीं था, बल्कि एक उड़ने वाला सरीसृप था, जिसे टेरोसॉर कहते हैं। और इन टेरोसॉर्स में सबसे विशाल, सबसे अद्भुत था क्वेट्ज़लकॉटलिस। इसका आकार इतना बड़ा था कि आज के सबसे बड़े उड़ने वाले पक्षी भी इसके सामने बौने लगते। जरा सोचिए, एक ऐसा जीव जिसके पंखों का फैलाव 11 मीटर या लगभग 36 फीट था। यह एक छोटे हवाई जहाज के बराबर है। जब यह अपने पंख फैलाता होगा तो यह आसमान में एक बड़ी छाया बनाता होगा, जिसे देखकर जमीन पर मौजूद छोटे जीव डर जाते होंगे। क्वेट्ज़लकॉटलिस का आकार ही उसकी सबसे बड़ी खासियत थी। जब यह जमीन पर खड़ा होता था तो उसकी ऊंचाई एक जिराफ जितनी होती थी। इसका वजन लगभग 250 किलोग्राम अनुमानित है, जो कि एक बड़े शेर के वजन के बराबर है। अब आप सोचिए, आज का सबसे भारी उड़ने वाला पक्षी कोरी बस्टर्ड का वजन केवल 18 से 20 किलोग्राम होता है, और उसे भी उड़ान भरने में काफी मशक्कत करनी पड़ती है। तो फिर क्वेट्ज़लकॉटलिस जैसा 250 किलोग्राम का भारी भरकम जीव आखिर कैसे उड़ पाता था? यह सवाल वैज्ञानिकों के लिए दशकों तक एक पहेली बना रहा। यह प्रकृति का एक ऐसा चमत्कार था जो भौतिकी के स्थापित नियमों को चुनौती देता हुआ प्रतीत होता था। इसकी तुलना आज के पक्षियों से करना लगभग असंभव है। आज का सबसे बड़ा उड़ने वाला पक्षी इंडियन कोंडोर, जिसके पंखों का फैलाव लगभग 10 फीट होता है, क्वेट्ज़लकॉटलिस के सामने एक छोटे बच्चे जैसा लगता। क्वेट्ज़लकॉटलिस न केवल आकार में विशाल था, बल्कि उसकी शारीरिक बनावट भी अनोखी थी। उसकी एक लंबी पतली गर्दन थी और एक बहुत बड़ी चोंच जैसी खोपड़ी थी जो बिना दांतों की थी। उसके पंख चमड़े की एक झिल्ली से बने थे, जो उसकी चौथी उंगली से लेकर उसके शरीर तक फैली हुई थी, ठीक वैसे ही जैसे चमगादड़ों में होता है। यह पंख उसे हवा में उड़ने के लिए जरूरी लिफ्ट प्रदान करता था, जिससे वह अपने विशाल शरीर को आसमान में ले जा पाता था। जब यह आसमान में होता होगा तो यह एक शानदार नजारा होता होगा। यह शायद हवा की गर्म धाराओं का उपयोग करके बिना पंख फड़फड़ाए घंटों तक उड़ता रहता होगा, ठीक वैसे ही जैसे आज के गिद्ध करते हैं। अपनी ऊंचाई से यह जमीन पर
अपने शिकार की तलाश करता होगा, जिसमें छोटे डायनासोर और अन्य जीव शामिल हो सकते थे। क्वेट्ज़लकॉट्लस का अस्तित्व हमें यह याद दिलाता है कि पृथ्वी का अतीत कितना विविध और आश्चर्यजनक था। यह एक ऐसा समय था जब प्रकृति ने आकार और उड़ान की सीमाओं को पार करने के लिए ऐसे अद्भुत प्रयोग किए जिनकी हम आज केवल कल्पना ही कर सकते हैं। यह जीव धरती पर जीवन के विकास की कहानी का एक असाधारण अध्याय है। क्वेट्ज़लकॉट्लस की कहानी 1971 में शुरू हुई, जब अमेरिका के टेक्सास में एक युवा छात्र डगलस लॉसन जीवाश्मों की खोज कर रहे थे। उन्हें कुछ असाधारण रूप से बड़ी और खोखली हड्डियां मिली। पहली नजर में ये किसी बड़े डायनासोर की हड्डियों जैसी लग रही थीं, लेकिन उनकी बनावट कुछ अलग थी। वे बहुत हल्की और पतली थीं, जो किसी उड़ने वाले जीव की ओर इशारा कर रही थीं। जब लॉसन और उनके प्रोफेसरों ने इन हड्डियों का अध्ययन किया तो वे हैरान रह गए। ये हड्डियां किसी भी झांत उड़ने वाले जीव से कहीं ज्यादा बड़ी थीं। यह एक ऐसे विशाल टेरोसॉर के पंख की हड्डियां थीं जिसके अस्तित्व की किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। यह खोज जीवाश्म विज्ञान की दुनिया में एक सनसनी थी। वैज्ञानिकों को यह विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कोई उड़ने वाला जीव इतना बड़ा हो सकता है। शुरुआती अनुमानों ने इसके पंखों का फैलाव 15 मीटर यानी लगभग 50 फीट तक बताया। हालांकि बाद में और अधिक सटीक अध्ययनों ने इसे 11 से 12 मीटर यानी 36 से 39 फीट के करीब स्थापित किया। फिर भी यह आकार अभूतपूर्व था। इस नए जीव का नाम एज़टेक देवता क्वेट्ज़लकोएट्ल के नाम पर रखा गया, जो एक पंख वाले सांप के रूप में पूजे जाते थे। यह नाम इस विशाल और रहस्यमयी जीव के लिए बिल्कुल उपयुक्त था, जो कभी मैक्सिको और टेक्सास के आसमान पर राज करता था। इसकी खोज ने वैज्ञानिकों के सामने कई सवाल खड़े कर दिए। सबसे बड़ा सवाल यही था, यह उड़ता कैसे था? इसकी हड्डियां खोखली और हल्की थीं, जो उड़ान के लिए एक जरूरी अनुकूलन है, लेकिन इसका कुल वजन फिर भी बहुत ज्यादा था। क्या इसके पंख इतने मजबूत थे कि वे इसके 250 किलोग्राम के शरीर को हवा में उठा सकें? और अगर यह उड़ सकता था तो यह जमीन से उड़ान कैसे भरता था? क्या यह किसी ऊंची चट्टान से छलांग लगाता था या फिर यह जमीन से ही दौड़कर उड़ सकता था? इन सवालों ने वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और जीव विज्ञानियों को दशकों तक उलझाए रखा। इसके बाद उसी क्षेत्र में और भी जीवाश्म मिले, जिनसे हमें क्वेट्ज़लकॉट्लस के बारे में और अधिक जानकारी मिली। हमें उसकी लंबी गर्दन, बड़ी खोपड़ी और जमीन पर चलने की क्षमता के बारे में पता चला। जीवाश्मों से यह भी पता चला कि यह शायद जमीन पर अपने चारों अंगों का उपयोग करके चलता था, ठीक वैसे ही जैसे एक चमगादड़ जमीन पर चलता है। इसकी पंखों वाली भुजाएं इतनी मजबूत थीं कि वे न केवल उड़ान के दौरान शरीर को सहारा देती थीं, बल्कि जमीन पर चलने में भी मदद करती थीं। हर नई खोज ने इस अविश्वसनीय जीव की तस्वीर को और साफ किया, लेकिन साथ ही इसके उड़ने के रहस्य को और भी गहरा कर दिया। क्वेट्ज़लकोएट्लस की उड़ान को समझना वैज्ञानिकों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी, जो भौतिकी और जीव विज्ञान के सिद्धांतों की सीमाओं को परख रही थी। सबसे बड़ी समस्या इसका वजन और आकार का अनुपात था। आधुनिक जीव विज्ञान के अनुसार एक उड़ने वाले जानवर के पंखों का क्षेत्रफल उसके शरीर के वजन को उठाने के लिए पर्याप्त होना चाहिए, जिसे विंग लोडिंग कहते हैं। अगर विंग लोडिंग बहुत ज्यादा है तो जानवर को उड़ने के लिए बहुत तेज गति की आवश्यकता होगी। क्वेट्ज़लकोएट्लस के अनुमानित 250 किलोग्राम वजन के साथ वैज्ञानिकों को यह समझना था कि उसके पंख इतनी लिफ्ट कैसे पैदा करते थे कि वह हवा में रह सके, खासकर धीमी गति पर। एक और बड़ी पहेली यह थी कि यह जमीन से उड़ान कैसे भरता था। आज के बड़े पक्षी जैसे अल्बाट्रॉस उड़ान भरने के लिए हवा का सहारा लेते हैं और अक्सर ऊंची चट्टानों से छलांग लगाते हैं, लेकिन क्वेट्ज़लकोएट्लस के जीवाश्म ऐसी जगहों पर मिले हैं जो समतल मैदान थे, जहां ऊंची चट्टानें नहीं थीं। तो क्या यह दौड़कर उड़ान भरता था? कुछ वैज्ञानिकों ने तर्क दिया कि इतने बड़े शरीर के साथ दौड़कर जरूरी गति प्राप्त करना लगभग असंभव होता। यह चुनौती वैज्ञानिकों को नए और अनोखे विचारों की ओर ले गई। कुछ ने यह भी सुझाव दिया कि शायद यह उड़ ही नहीं सकता था, लेकिन इसकी शारीरिक बनावट स्पष्ट रूप से एक उड़ने वाले जीव की थी। इसकी शारीरिक रचना का हर पहलू जांच के दायरे में था। इसकी हड्डियां खोखली थीं, जिनमें हवा की थैलियां थीं, ठीक आज के पक्षियों की तरह। यह अनुकूलन इसके कंकाल को हल्का लेकिन मजबूत बनाता था। इसके पंखों की झिल्ली, जो चमड़े जैसी थी, शायद बहुत मजबूत और लचीली रही होगी, जिससे यह हवा के दबाव को झेल सकती थी।
वैज्ञानिकों ने यह भी अध्ययन किया कि इसके पंखों का आकार कैसा रहा होगा। क्या वे लंबे और पतले थे जैसे अल्बाट्रॉस के, या चौड़े थे जैसे गिद्ध के। प्रत्येक डिजाइन के अपने फायदे और नुकसान हैं, और क्वेट्ज़लकोएटलिस के लिए सही डिजाइन का पता लगाना एक जटिल काम था, क्योंकि जीवाश्मों में पंखों की नरम झिल्ली संरक्षित नहीं रहती है। इसके अलावा इसके चयापचय का सवाल भी था। क्या यह एक ठंडे खून वाला सरीसृप था या गर्म खून वाला, जैसे पक्षी और स्तनधारी? उड़ान एक बहुत ऊर्जा खपाने वाली गतिविधि है, जिसके लिए एक उच्च चयापचय दर की आवश्यकता होती है। अधिकांश वैज्ञानिक अब मानते हैं कि क्वेट्ज़लकोएटलिस और अन्य टेरोसॉर गर्म खून वाले थे। यह उन्हें लंबी उड़ानों के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता होगा। इन सभी चुनौतियों ने मिलकर क्वेट्ज़लकोएटलिस को जीवाश्म विज्ञान के सबसे दिलचस्प रहस्यों में से एक बना दिया, जिसे सुलझाने के लिए वैज्ञानिकों को अपनी कल्पना और इंजीनियरिंग के सिद्धांतों का सहारा लेना पड़ा। क्वेट्ज़लकोएटलिस की उड़ान के रहस्य को सुलझाने के लिए वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने मिलकर काम किया। चूंकि हम समय में पीछे जाकर उसे उड़ते हुए नहीं देख सकते, इसलिए उन्होंने सबसे अच्छा अगला काम किया। उन्होंने मॉडल बनाए। कुछ ने कंप्यूटर पर डिजिटल मॉडल तैयार किए, जिनमें क्वेट्ज़लकोएटलिस की शारीरिक रचना, वजन, पंखों का आकार और वायुगतिकी के सिद्धांतों का उपयोग किया गया। इन सिमुलेशन के जरिए वे यह परीक्षण कर सकते थे कि अलग अलग परिस्थितियों में यह कैसे उड़ता होगा। वे पंखों के फड़फड़ाने की गति, उड़ान का कोण और लैंडिंग की तकनीक जैसी चीजों का अनुकरण कर सकते थे, यह देखने के लिए कि क्या संभव था। कुछ शोधकर्ताओं ने इसे एक कदम और आगे बढ़ाया। उन्होंने क्वेट्ज़लकोएटलिस के वास्तविक भौतिक मॉडल बनाए। 1980 के दशक में एरोनॉटिकल इंजीनियर पॉल मैकक्रीडी की टीम ने एक आधा आकार का रिमोट कंट्रोल वाला उड़ने वाला मॉडल बनाया। यह एक बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना थी। उन्हें न केवल मॉडल को क्वेट्ज़लकोएटलिस जैसा दिखाना था, बल्कि उसे उसी तरह उड़ाना भी था। उन्होंने हल्की सामग्री का उपयोग किया और पंखों को फड़फड़ाने के लिए एक जटिल प्रणाली विकसित की। शुरुआती प्रयास असफल रहे। मॉडल या तो उड़ नहीं पाया या तुरंत दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यह इस बात का सबूत था कि इस विशाल जीव की उड़ान कितनी जटिल थी। लगातार प्रयासों और सुधारों के बाद टीम अंततः सफल हुई। उन्होंने एक ऐसा मॉडल बनाया जो उड़ सकता था। इस प्रयोग से कई महत्वपूर्ण बातें सामने आईं। उन्होंने पाया कि क्वेट्ज़लकोएटलिस को स्थिर रहने के लिए एक बहुत ही परिष्कृत नियंत्रण प्रणाली की आवश्यकता होती, जिसमें शायद उसके सिर पर मौजूद बड़ी शिखा और उसकी पूंछ भी भूमिका निभाती थी। मॉडल ने यह भी दिखाया कि यह शायद धीमी सुंदर गति से उड़ता था और लंबी दूरी तक ग्लाइड करने में माहिर था। यह एक शिकारी गिद्ध की तरह था, जो आसमान में ऊंचाई पर मंडराता और फिर अपने शिकार पर झपट्टा मारता। उड़ान भरने की पहेली को लेकर भी नए सिद्धांत सामने आए। एक प्रमुख सिद्धांत यह है कि क्वेट्ज़लकोएटलिस अपने चारों अंगों का उपयोग करके एक छलांग लगाता था, जिसे क्वाड्रुपेडल लॉन्च कहते हैं। वह अपनी शक्तिशाली पिछली टांगों से जमीन को धकेलता और साथ ही अपनी मुड़ी हुई मजबूत भुजाओं से भी जोर लगाता, ठीक एक टिपाई की तरह। यह उसे हवा में पर्याप्त ऊंचाई तक उछाल देता, जहां वह अपने विशाल पंखों को फैलाकर उड़ान भर सकता था। यह सिद्धांत बताता है कि उसे उड़ान भरने के लिए किसी चट्टान या लंबी दौड़ की जरूरत क्यों नहीं थी। इन मॉडलों और सिद्धांतों ने हमें यह समझने में मदद की है कि अविश्वसनीय जीव कैसे संभव हुआ। यह सवाल पूछना स्वाभाविक है कि विकास ने क्वेट्ज़लकोएटलिस जैसे जीव को इतना विशाल क्यों बनाया और फिर उसे उड़ने की क्षमता क्यों दी। आखिरकार जमीन पर रहने वाले कई बड़े डायनासोर बिना उड़े भी बहुत सफल थे। इसका जवाब शायद उस समय के पारिस्थितिकी तंत्र में छिपा है। क्रिटेशियस काल के अंत में धरती पर विशालकाय जीवों का बोलबाला था। जमीन पर टायरानोसोरस रेक्स जैसे बड़े शिकारी थे, जिनसे बचना छोटे जानवरों के लिए एक रोज की चुनौती थी। ऐसे में उड़ान एक बहुत बड़ा फायदा था। यह न केवल शिकारियों से बचने का एक शानदार तरीका था, बल्कि भोजन खोजने के लिए विशाल क्षेत्रों का पता लगाने की क्षमता भी देता था। उड़ान ने क्वेट्ज़लकोएटलिस को एक अनोखा अवसर प्रदान किया। यह उन जगहों तक पहुंच सकता था जहां जमीनी शिकारी नहीं पहुंच सकते थे। यह एक द्वीप से दूसरे द्वीप तक या एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक आसानी से यात्रा कर सकता था। इससे उसे भोजन के नए स्रोत खोजने और प्रतिस्पर्धा से बचने में मदद मिली। वैज्ञानिक मानते हैं कि क्वेट्ज़लकोएटलिस शायद एक अवसरवादी शिकारी था, जो छोटे डायनासोर, छिपकलियां, मछलियां और अन्य छोटे जानवरों को खाता था। अपनी लंबी गर्दन और चोंच की मदद से
यह जमीन पर चलते हुए भी आसानी से शिकार पकड़ सकता था और जरूरत पड़ने पर उड़कर एक नए शिकार क्षेत्र में जा सकता था। यह दोहरा जीवन उसे बहुत सफल बनाता था। इसके विशाल आकार का भी एक विकासवादी लाभ था। बड़ा आकार अपने आप में एक रक्षा कवच होता है। एक बार जब क्वेट्ज़लकोअट्लस पूरी तरह से विकसित हो जाता था तो शायद ही कोई शिकारी उस पर हमला करने की हिम्मत करता होगा, खासकर जब वह जमीन पर हो। उसका विशाल आकार उसे अपने क्षेत्र में प्रभुत्व स्थापित करने में भी मदद करता होगा। इसके अलावा बड़े पंख उसे कम ऊर्जा खर्च करके लंबी दूरी तक ग्लाइड करने में मदद करते थे, जो भोजन की तलाश में बहुत उपयोगी था। इसलिए आकार और उड़ान का यह संयोजन उसे अपने समय के सबसे सफल और अनुकूलनीय शिकारियों में से एक बनाता था। संक्षेप में, क्वेट्ज़लकोअट्लस का विकास उस समय की विशेष परिस्थितियों का परिणाम था। यह एक ऐसी दुनिया थी जहां बड़ा होना बेहतर माना जाता था। उड़ान ने इसे सुरक्षा, गतिशीलता और भोजन तक पहुंच प्रदान की, जबकि इसके विशाल आकार ने इसे शिकारियों से बचाया और इसे एक प्रमुख शिकारी बनाया। यह विकास का एक चरम प्रयोग था, यह देखने के लिए कि एक उड़ने वाला जीव कितना बड़ा हो सकता है। क्वेट्ज़लकोअट्लस ने दिखाया कि सही परिस्थितियों में प्रकृति आकार और उड़ान की सीमाओं को उन तरीकों से पार कर सकती है जिनकी हम आज कल्पना भी नहीं कर सकते। ये एक अस्थायी सफलता थी, लेकिन अपने समय में यह एक शानदार सफलता थी। लगभग 6 करोड़ 60 लाख साल पहले क्वेट्ज़लकोअट्लस और अन्य विशाल टेरोसॉर्स का आसमान पर राज अचानक समाप्त हो गया। एक विशाल क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से टकराया, जिससे एक वैश्विक प्रलय आया। इस घटना को क्रिटेशियस पैलियोजीन विलुप्ति घटना के रूप में जाना जाता है। टक्कर ने भारी मात्रा में धूल और मलबा वायुमंडल में फेंक दिया, जिसने सूरज की रोशनी को महीनों, शायद सालों तक रोक दिया। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी पर अंधेरा छा गया और तापमान में भारी गिरावट आई। पौधों का जीवन समाप्त होने लगा, जिससे शाकाहारी डायनासोर भूखे मरने लगे और फिर उन्हें खाने वाले मांसाहारी डायनासोर भी खत्म हो गए। बड़े जानवरों के लिए यह समय विशेष रूप से कठिन था। क्वेट्ज़लकोअट्लस जैसे विशाल जीव को जीवित रहने के लिए बहुत अधिक भोजन की आवश्यकता होती थी। जब पारिस्थितिकी तंत्र ढह गया तो उसके लिए पर्याप्त शिकार खोजना असंभव हो गया। छोटे डायनासोर और अन्य जीव जो उसके भोजन का मुख्य स्रोत थे, या तो मर गए या छिप गए। भोजन की कमी ने क्वेट्ज़लकोअट्लस और अन्य बड़े टेरोसॉर्स को सीधे तौर पर प्रभावित किया। उनका विशाल आकार, जो कभी उनकी सबसे बड़ी ताकत था, अब उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। वे बदलती दुनिया के अनुकूल खुद को ढाल नहीं सके और अंततः विलुप्त हो गए। लेकिन इस महाविनाश में सब कुछ खत्म नहीं हुआ। कुछ छोटे जीव जीवित रहने में कामयाब रहे। इनमें कुछ छोटे पंख वाले डायनासोर भी शामिल थे, जो आज के पक्षियों के पूर्वज थे। उनका छोटा आकार उनके लिए एक वरदान साबित हुआ। उन्हें जीवित रहने के लिए बहुत कम भोजन की आवश्यकता थी और वे कीड़े, बीज या मरे हुए जानवरों के अवशेष खाकर भी गुजारा कर सकते थे। वे छोटे आश्रयों में छिपकर कठोर परिस्थितियों से खुद को बचा सकते थे। उनकी उड़ान क्षमता ने उन्हें सुरक्षित स्थानों और भोजन के नए स्रोतों की तलाश में मदद की। इस तरह जब बड़े डायनासोर और टेरोसॉर खत्म हो रहे थे, ये छोटे जीव जीवित रहने की लड़ाई जीत रहे थे। इस घटना ने जीवन के विकास की दिशा को हमेशा के लिए बदल दिया। विशाल टेरोसॉर्स के विलुप्त होने से आसमान खाली हो गया। इसने जीवित बचे छोटे पंख वाले डायनासोरों के लिए नए अवसर पैदा किए। उन्हें अब विशाल उड़ने वाले सरीसृपों से कोई प्रतिस्पर्धा नहीं थी। आने वाले लाखों वर्षों में इन बचे हुए लोगों ने विविधता लाई और आज हम जिन्हें पक्षी कहते हैं, उनके रूप में विकसित हुए। इस प्रकार एक महाविनाश ने आसमान के एक राजा के युग का अंत किया और दूसरे, अधिक लचीले और अनुकूलनीय राजाओं के युग की शुरुआत की। क्वेट्ज़लकोअट्लस की कहानी हमें सिखाती है कि कोई भी प्रजाति, चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, हमेशा के लिए नहीं रहती। क्वेट्ज़लकोअट्लस के विलुप्त होने के बाद आसमान खाली हो गया था और पक्षियों के पूर्वजों ने इस खाली जगह को भरना शुरू कर दिया। लेकिन उन्होंने क्वेट्ज़लकोअट्लस जैसे विशाल आकार को फिर से हासिल नहीं किया। इसके कई कारण हैं। सबसे पहले, क्वेट्ज़लकोअट्लस की शारीरिक रचना पक्षियों से बहुत अलग थी। उसके पंख चमड़े की एक झिल्ली से बने थे, जबकि पक्षियों के पंख परों से बने होते हैं। पर अधिक कुशल, हल्के और मरम्मत में आसान होते हैं। एक फटा हुआ पर बदला जा सकता है, लेकिन एक फटी हुई चमड़े की झिल्ली की मरम्मत करना बहुत मुश्किल होता और यह उड़ान के लिए घातक हो सकता था। परों ने पक्षियों को बेहतर इंसुलेशन और उड़ान पर अधिक नियंत्रण भी प्रदान किया। दूसरा,
पक्षियों ने एक अलग तरह की उड़ान रणनीति अपनाई। टेरोसॉर्स विशेष रूप से बड़े वाले ग्लाइडिंग यानी हवा में तैरने में माहिर थे। वे हवा की धाराओं का उपयोग करके कम से कम ऊर्जा खर्च करते थे। दूसरी ओर पक्षियों ने पंखों को फड़फड़ाकर संचालित उड़ान विकसित की, जो उन्हें अधिक गति और चपलता प्रदान करती है। यह उन्हें घने जंगलों में उड़ने या तेजी से शिकार का पीछा करने की अनुमति देता है। यह अधिक ऊर्जा गहन है, जो शायद एक कारण है कि पक्षी क्वेट्ज़लकॉटलिस जितने बड़े आकार तक विकसित नहीं हुए। एक निश्चित आकार से परे पंखों को फड़फड़ाने के लिए आवश्यक ऊर्जा बहुत अधिक हो जाती है। इसके अलावा दुनिया भी बदल चुकी थी। क्रिटेशियस काल के अंत के बाद पारिस्थितिकी तंत्र अलग थे। शायद उस तरह के विशालकाय शिकार उपलब्ध नहीं थे, या फिर प्रतिस्पर्धा का स्तर अलग था। पक्षियों ने छोटे आकार में रहकर सफलता पाई, जिससे वे विभिन्न प्रकार के वातावरणों में पनप सके। छोटे होने का मतलब था कि उन्हें कम भोजन की जरूरत थी और वे शिकारियों से आसानी से छिप सकते थे। विकास ने पक्षियों को एक ऐसे डिजाइन की ओर धकेला जो अधिक बहुमुखी और कुशल था, भले ही वह कम भव्य था। प्रकृति ने विशालता के बजाय दक्षता और अनुकूलनशीलता को चुना। अंत में क्वेट्ज़लकॉटलिस अपने समय का एक विकासवादी चमत्कार था, जो अद्वितीय परिस्थितियों का एक उत्पाद था। यह जीवन के इतिहास में एक ऐसा क्षण था जब उड़ान की सीमाओं को अंतिम छोर तक धकेला गया था। लेकिन यह एक ऐसा डिजाइन था जो लंबे समय तक टिकने के लिए नहीं बना था। जब दुनिया बदली तो यह विशालकाय जीव गायब हो गया और उसकी जगह एक नए, बेहतर डिजाइन ने ले ली। आज जब हम एक चील या अल्बाट्रॉस को उड़ते हुए देखते हैं, तो हम उड़ान की कला का शिखर देखते हैं, एक ऐसा डिजाइन जो लाखों वर्षों के विकास द्वारा परिपूर्ण किया गया है। क्वेट्ज़लकॉटलिस हमें याद दिलाता है कि विकास हमेशा सीधे रास्ते पर नहीं चलता, और कभी-कभी यह ऐसे शानदार अजूबे पैदा करता है जो हमेशा के लिए हमारे आश्चर्य का विषय बने रहते हैं।